नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हमारे साथी द्वारा पूछा जा रहा था लगातार कि आय प्रमाण पत्र के लिए जो मानक क्या होता है। जैसे कि यदि कोई वृद्धा पेंशन के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो आप सीधी सी बात है 30,000 32,000 मतलब 35,000, कोई लोग तो 1,000 कभी कभी देखिए तो 1,000 का लिए आवेदन कर देते हैं। बाकी उसका क्या मापदंड होता है, कि आपका जियो है, नवीनतम जियो कौन सा है, और साथ ही साथ जैसे कि वृद्धा पेंशन के लिए या छात्रवृत्ति के लिए या सामान्य क्या कहते हैं आवेदन के लिए, और साथ ही साथ जैसे आप मान के चलिए कि कोई महिला पुरुष का आवेदन रहेगा तो किस प्रकार उस पर आय प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाएगी, साथ साथ जो शादी अनुदान है उस पर किस प्रकार की रिपोर्ट लगाएगी, इस पर सब कुछ मतलब डिटेल से हम बताएंगे। ठीक है, तो साथियों अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट उत्पन्न होता है मन में, लगभग सारे डाउट मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। और साथियों इसी के साथ जो निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसका पूरा डिटेल जियो के साथ मैंने बता दिया है कि निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, किस प्रकार से जारी किया जाता है और क्या शासनादेश है, सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है। और ये भी जो जियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है साथी, तो ये देखिए जो हमारा इसके लिए शासनादेश है, आप देखेंगे जो 2014 का शासनादेश इसी के बेस पे बनाया जाता है। और साथियों मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें देखिए कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं जो कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, और कोई खास चीज़ें इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूंगा, जो लिमिट लगती है वही आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा एक बार अपने तहसील में स्तर से भी आप देख के पता कर सकते हैं। मैं एक आपको सामान्य जानकारी पूरी दे देता हूँ आय प्रमाण पत्र की रिपोर्ट के संबंध में। तो साथियों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक आपको देखिए पूरा बताया गया है कि विषय क्या है, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आय आगणक मानक का निर्धारण। ठीक है, किस प्रकार आय की काउंटिंग की जाएगी। इसमें देखेंगे सर्वप्रथम जो एक आय बनाई जाती है वो व्यक्ति की आय नहीं होती, वो पूरी परिवार की आय के लिए काउंट किया जाता है। और आप देखेंगे कि ये परिवार की परिभाषा या अवधारणा क्या दी गई है, मतलब एक राजस्व के अकॉर्डिंग परिवार की परिभाषा क्या दी गई है। देखिए इसमें परिवार में लिखा गया कि परिवार की आय का आंकड़ा करने हेतु परिवार में पति पत्नी अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संतानें तथा आश्रित माता पिता को सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ आश्रित का तात्पर्य परिवार के उन सदस्यों से जिनकी स्वयं की कोई आय ना हो और जो परिवार के साथ रहते हैं। आय का आंकड़न यानी गणना करने के लिए परिवार की समस्त स्रोतों से आय को संज्ञान में लिया जाता है। परिवार के मुखिया की आय एवं परिवार के अन्य सदस्यों की आय को जोड़ते हुए परिवार की कुल आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। परंतु परिवार में कोई विधवा अथवा परित्यक्ता महिला होने की दशा में उसकी आय को परिवार की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। साथियों ये था कि आय का जो आपकी गणना की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी, वो किस आधार पर की जाएगी, क्योंकि आय जो बनती है वो पूरी परिवार की आय बनाई जाती है, कोई व्यक्तिगत आय किसी की नहीं होती। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए इन्होंने बताया कि जो आपका अकुशल मजदूर हैं उसके लिए क्या आय का मतलब परिभाषा होगी। उसके बाद कुशल मजदूर, क्योंकि देखिए ये जो 142 रुपये है दोस्तों ये 2014 में, अभी आप जो भी नरेगा की मजदूरी देखेंगे तो 200 रुपये प्लस मजदूरी होती है और मिनिमम 100 दिन का काम होता है, उससे अधिक दिन होता है, तो इस वजह से उससे भी अधिक मजदूरी को हम काउंट करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये कृषि योग्य आय है, ठीक है, किस आधार पर काउंट की जाती है, बाकी इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर पेंशन की बात कीजिएगी, जो आय आपको पेंशन से प्राप्त होगी उसको भी हम काउंटिंग किया जाएगा। सेवा योजन मतलब जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो निजी सेक्टर हैं, उनको किस अकॉर्डिंग मतलब काउंट किया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये देखिए कुछ इसमें है कि और बाकी ये देखिए आप यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आपकी कोई जारी करने में कोई गलती पाई जाती है तो पूरा जो जिम्मेदार होता है वो लेखपाल के ऊपर ही थोप दिया जाता है। इसका कहने का सीधा से सीधा यही मतलब है। बाकी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो को आपको ध्यान में रखना चाहिए, मैं आपको पोर्टल पर ले जाने से पहले बताऊंगा। जैसे कि पहले बात, अगर आपको कोई हल्का है तो उसमें आप ये जानकारी कर लीजिए कि पहले कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगी उनकी जानकारी आप रखिए, उनका आय प्रमाण पत्र बनाने के ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए जो प्रमाण पत्र बनते हैं 48,000 45,000 60,000 इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जायज़ सी बात है उनकी इनकम इससे अधिक होगी, अगर आपको जानकारी नहीं है आप गलत आय लगा देंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कुछ बिजनेसमैन हैं जो ITR या इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं उनकी जानकारी अपने क्षेत्र में आप रख लीजिए, एक कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। बाकी इसी आधार पे अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक साथियों, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, पहले बार आप पोर्टल देख लीजिए, मैं आपको पोर्टल बता देता हूँ किस प्रकार से लॉगिन करना है, उसके बाद मैं आपको जो समान दृष्टिकोण प्रयोग में किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक, आप यहाँ पर जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी या आप ई लेखपाल करके
ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से दोनों मतलब सेम ही है, चाहे आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए चाहे वहाँ से। ठीक ठीक है साथियों, तो जो पहली साइट है इसको हम ओपन कर लेंगे। मैं आपको बता दिया था लॉगिन करके किस प्रकार से लॉगिन किया जाता है और किस प्रकार से मैंने जाति प्रमाण पत्र बनाने के क्रम में आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पर लिखा गया पूरा, और इसका सब डिफ़ॉल्टर कितने दिन में होता है इसकी सारी जानकारी मैंने पुरानी वीडियो में आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर देखिए आप लॉगिन करेंगे और आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए आप लॉगिन टाइम वेरीफाइंग अथॉरिटी पे जाके आप यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जैसे देखिए साथियों, जो आपको आय प्रमाण पत्र आते हैं उसमें कई प्रकार के आय प्रमाण पत्र आते हैं। जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति आपको आप समझिए कि आप ये समझिए कि मानिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आता है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन के लिए आप 48,000 की पेमेंट लगा सकते हैं, मतलब लिमिट लगा सकते हैं। बाकी लोग 32,000, 30,000, 28,000, 24,000 ऐसे प्रकार के मतलब आय प्रमाण पत्र के लिए लगाते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि 42,000 की अब लिमिट अब कोई नहीं लगाता। ठीक है, मतलब आप मिनिमम 45,000 से नीचे कभी लिमिट मत लगाइएगा। इस चीज़ का आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि मैं देखिए जो गांव का तरफ का हल्का है उस तरीके का बता रहा हूँ, क्योंकि वही हम लोग की तरफ प्रयोग में आता है, तो वो आपको बता रहा हूँ। जो शहर वाले हैं वो आप थोड़ा एक बार अपने स्तर से एक बार जानकारी और प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो वृद्धा पेंशन है, आप देखिए कि उम्र 60 एबव हो गई, 65, 70, 80 के करीब हैं, तो आप उनका जो, क्योंकि उनकी 45,000 रुपये आप पेमेंट जो उनकी क्या कहते हैं लिमिट है, उनको 45,000 इनको इनकम लगा सकते हैं। बाकी देखिए जो व्यक्ति आप देखिए कि जो समान दृष्टिकोण में बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप जो आप शासनादेश के हिसाब से या कुछ लगाना हो अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप देखिए कि मतलब समान दिख रहे हैं, 20-25 साल के लड़के हैं, या जैसे उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए नहीं है, उसके अदर भी आप जाएंगे तो आप उनका कितना लगा दीजिए, 60,000 के करीब लिमिट लगा सकते हैं। बाकी अब और जो आप शादी अनुदान के लिए प्रयोग पूछ रहे थे, तो शादी अनुदान के लिए आप क्या करिए कि आप 45,000 की लिमिट लगा सकते हैं शादी अनुदान के लिए, क्योंकि उससे अधिक करेंगे तो बहुत सी योजनाएं हैं जो उनके वंचित रह जाएंगे, तो कोई खास मतलब नहीं रहेगा। मतलब 45,000 लगा दीजिए, उस पर उनको एडवांटेज मिल जाएगा। जो पेंशन है वो 45,000 लगा देंगे तो उनको एडवांटेज मिल जाएगा। बाकी कुछ साथियों का प्रश्न था कि जैसे हमने पहले ज़्यादा लिमिट लगा दी है, अब कम लिमिट लगा रहे हैं, अब कम लगा दी है, ज़्यादा लगा दी है, तो देखिए दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर आदमी का काम रुकेगा, शिकायत होगी, तभी आपको दिक्कत होगी। बाकी अगर आपने कम ज़्यादा लगा दिया, उस व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की, उसका काम चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ना उसको कोई दिक्कत है ना आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, और कुछ बात था जैसे कि जो लिमिट आप जैसे महिला पुरुष 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो जो आप महिला के लिए लगा रहे हैं वो पुरुष के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साथियों का था कि जो आपका पेंशन था वो सिर्फ एक ही को मिलता है, दोनों को मिलता है। एक लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, तो देखिए दोनों को पेंशन मिलती है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ मतलब हस्बैंड को या वाइफ को किसी को पेंशन मिलेगी। वृद्धा पेंशन जो होती है वो दोनों एलिजिबल होते हैं। बाकी उस हिसाब से आप अपनी लिमिट लगा दीजिए। बाकी अगर कोई लिमिट या कोई जो आय प्रमाण पत्र होता है मैंने आपको नहीं बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।